प्यारे भैया बहनों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने राष्ट्रवाद पर विस्तार से विचार किया था कि राष्ट्रवाद है क्या। आज कक्षा 10वीं का अध्यापन कार्य इतिहास से है, जिसका दूसरा पाठ है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। कल यानी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चिंतन किया था, विचार किया था कि राष्ट्रवाद है व्हाट इज नेशनलिज्म, और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद संसार के मंच पर दो चरणों में उदित हुआ। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि राष्ट्रवाद है क्या, तो आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि राष्ट्रवाद एक संकीर्ण राजनीतिक विचारधारा है जिसके कारण कोई राष्ट्र स्वयं या उस देश के नागरिक अपने देश को सर्वशक्तिशाली और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। इस क्रम में राष्ट्रवाद संसार के मंच पर दो चरणों में उदित हुआ। सबसे पहली बार आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल the nationalism come on the stage of world after industrial revolution। औद्योगिक क्रांति ने दो समस्याओं को जन्म दे दिया। हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि कच्चा माल कहां से आए और उत्पादित माल कहां को जाए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये दो समस्याएं ब्रिटेन में उत्पन्न हुई, इंग्लैंड में उत्पन्न हुई। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों पहली बार हुई, सबसे पहले हुई, इसका भी हमने आपको कारण बताया है। और ब्रिटेन वासियों ने उसका निदान उपनिवेशवाद में ढूंढ निकाला, साम्राज्यवाद में ढूंढ निकाला कि अधिक से अधिक देशों को गुलाम बनाकर वहां से कच्चा माल लाया जा सकता है और फिर वहीं के बाजारों में कच्चा माल उत्पादित माल के रूप में यानी उत्पाद के रूप में बेचा जा सकता है। इस तरह ब्रिटेन के द्वारा अन्वेषित इस मार्ग पर संपूर्ण यूरोप के वे तमाम देश निकल पड़े, जिस पर सबसे पहले इंग्लैंड चला था। इंग्लैंड द्वारा खोजे गए इस निदान का लाभ तमाम यूरोपीय देश उठाने लगे और ब्रिटेन के राह कदम पर चल पड़े। इस प्रकार से राष्ट्रवादी होड़ मच गई दुनिया में और उस राष्ट्रवादी होड़ के कारण विश्व गुटबंदी का शिकार हो गया। विश्व के देश दो गुटों में बट गए और उन दो गुटों में उनका बटना क्या था कि उसी के कारण संसार प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति में उलझ गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई होती तो राष्ट्रवादी होड़ नहीं मचती। राष्ट्रवादी होड़ नहीं मचती तो देश, दुनिया के देश विभिन्न गुटों में, दो गुटों में बंटते नहीं, और वो बंटते नहीं तो एक दूसरे के बीच शत्रुता नहीं होती। शत्रुता नहीं होती तो फिर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। इस प्रकार पहला चरण क्या है, औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया के देशों, खास करके यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी होड़ का मच जाना। तो दूसरा चरण क्या है, जब एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश जब यूरोपीय कंपनियों के गुलाम हो गए, उनके ऊपर यूरोपीय कंपनियों का शासन स्थापित हो गया, उसके बाद एशिया अफ्रीका के देश भी आजाद होने के लिए ललायित होने लगे, छटपटाने लगे। कुछ देश आजाद हुए तो बाकी देश जो थे वो भी आजाद होने के लिए अपनी सारी ताकत झोंकने लगे। वियतनाम, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश भी आजाद होने लगे और इन्होंने राष्ट्रवाद को प्रश्रय देने का कार्य उनकी भांति ही शुरू कर दिया। इन्हें विश्वास हो गया कि हम एक अच्छे राष्ट्र के रूप में अपनी छवि तभी बना सकते हैं जब पहले हम स्वतंत्र हो। इसलिए तमाम एशियाई और अफ्रीकी देशों में राष्ट्रवादी होड़ मच गई, यानी ये लोग भी स्वयं को स्वतंत्र बनाने के लिए
कृत संकल्पित होकर कार्य करने लगे और इस प्रकार से दूसरे चरण में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हो गया। अब राष्ट्रवाद दो रूपों में आया, मैंने कल बताया था। एक औपनिवेशिक शासकों के साथ हुए संघर्षों के कारण, जब गुलाम देशों के लोगों ने अपनी कोई मांग औपनिवेशिक शासकों के साथ रखी और उन लोगों ने उसे ठुकरा दिया, तब गुलाम देशों के लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आज हम अगर स्वतंत्र होते तो हमारी यह दशा नहीं होती। हमें अपने ही घर में रहकर कैद होना पड़ा है, हमें अपनी ही रोटियां चुरा कर खानी पड़ती हैं, हम अपने ही देश में रहकर पराये हो गए हैं, हम अपने ही संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे दुर्भाग्य का विषय और क्या हो सकता है। यानी स्वतंत्रता का जब बोध एशिया और अफ्रीका के लोगों ने समझना शुरू कर दिया तो आजादी प्राप्ति की लालसा उनकी तीव्र से तीव्रतम हो गई। वो मरने मिटने को तैयार हो गए लेकिन गुलाम रहने को तैयार नहीं थे और इस प्रकार राष्ट्रवादी भावनाएं उदित हो गई। राष्ट्रवाद आया दूसरे चरण में तो अधिकांश देशों ने आजादी के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। इसी दूसरे सिलसिले में हम देखेंगे कि दो तरीके थे राष्ट्रवाद के उदय के। पहला तरीका बता दिया, औपनिवेशिक शासकों के साथ हुए संघर्षों के कारण। नोट कीजिए, राष्ट्रवाद के उदय के दो चरण, दो आयाम, दो तरीके। राष्ट्रवादी आंदोलन यानी राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के दो तरीके थे। एक औपनिवेशिक शासकों के साथ हुए संघर्षों के कारण और दूसरा तरीका औपनिवेशिक परिस्थितियों के कारण। औपनिवेशिक परिस्थितियां क्या? तो औपनिवेशिक परिस्थितियां यह कि शुरू में कुछ देशों को ऐसा लगा कि ये औपनिवेशिक शासक हमारे भाग्य विधाता है, ये हमारे संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए आए हैं, हमें सभ्य बनाने के लिए आए हैं, हमारे विकास के लिए आए हैं। और आप आगे पढ़ेंगे मिलेगा कि उन्होंने यानी पश्चिमी देश के लोगों ने एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोगों यानी गुलाम देशों ने यह प्रचारित किया कि हम ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। वी आर द एजेंट ऑफ गॉड, वी आर गाइडेड बाय गॉड, वी आर डायरेक्टेड बाय गॉड। हम ईश्वर द्वारा निर्देशित हैं, हम ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। हम गोरी जाति के लोगों का यह धर्म है कि असभ्य और पिछड़ी जाति के लोगों को सभ्य बनाए। ऐसा दुष्प्रचार उन्होंने किया। एक मनोरचना उनकी आई कि हम ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं इसलिए आप हमारा विरोध नहीं कर सकते। यानी औपनिवेशिक शासन परिस्थितियों की उपज था। यानी उनका यह मानना था कि उपनिवेशों की स्थापना जो है यह प्राकृतिक परिस्थितियों की उपज है। यानी ईश्वर ने हमें भेजा है और औपनिवेशिक शासक के रूप में आपके विकास के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, सो दैट यू डोंट डिस्टर्ब मी, इसलिए आप हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यानी उपनिवेशवाद सामाजिक परिस्थितियों की उपज नहीं, प्राकृतिक परिस्थितियों की उपज के रूप में उनके सामने आया, ऐसा उनका मानना था। अब दूसरी परिस्थिति थी कि औपनिवेशिक परिस्थितियां। औपनिवेशिक परिस्थितियों का अर्थ है कि जब यूरोपीय देश यानी औपनिवेशिक शासक गुलाम देशों को सताने लगे, तब गुलाम देशों के लोगों को समझ में आ गया कि इनका वास्तविक लक्ष्य क्या है। ये हमें विकास का मार्ग दिखाने आए हैं, सभ्य बनाने आए हैं, या हमें विनाश के गर्त में डालने के लिए आए हैं। जब उन्हें समझ में आ गया तो उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे दुनिया का इकलौता देश वियतनाम था, जिस वियतनाम में राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों से उदित हुआ। यानी वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय औपनिवेशिक परिस्थितियों में हुआ। उसको छोड़कर एक्सपेक्टिंग वियतनाम इन ऑल ओवर एशियाई एंड अफ्रीकी कंट्री, एशिया और अफ्रीका के देशों में द नेशनलिस्ट अराइज विद द
स्ट्रगल ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, औपनिवेशिक शासकों के साथ हुए संघर्षों के कारण दुनिया भर में राष्ट्रवाद आया एक्सपेक्टिंग वियतनाम। तब समझ गए कि दुनिया भर में राष्ट्रवाद कैसे उदित हुआ, औपनिवेशिक शासकों के साथ हुए संघर्षों के कारण, जबकि वियतनाम में राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में उदित हुआ। अब आएंगे विषय वस्तु की ओर हम अग्रसर होते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया। What were the causes are responsible for the nationalism arise in India? भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। दुनिया के अन्य देशों की ही तरह भारत में भी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासकों के साथ हुए संघर्षों का परिणाम था। यानी जिस तरह दुनिया के अधिकांश देशों में राष्ट्रवाद आया, कैसे आया, पहले कारण के पहले रूप में आया, यानी औपनिवेशिक शासकों के साथ हुए संघर्षों के कारण। भारत में भी अंग्रेजों का शासन था, औपनिवेशिक शासन था और इस देश के लोग छटपटा रहे थे। 1857 में मां भारती के वीर सपूतों ने आजादी प्राप्ति की अपनी लालसा जाहिर कर दी थी। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी हो गया, यानी हमारे देश के लोगों ने 1857 के युद्ध के द्वारा यह बता दिया ब्रिटिश सरकार को कि वी वांट टू फ्रीडम, हम आजादी चाहते हैं, हमारी मांग है हमें आजाद करो। और संपूर्ण देश में 1857 का एक इतिहास बना, या पहला युद्ध था जो देश स्तर पर एकजुट होकर लड़ा गया, इसलिए इसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पहला युद्ध भी कहते हैं। उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वह कांग्रेस वैचारिक रूप से विभाजित हो गई दो भागों में, नरम दल और गरम दल। दोनों ही इस देश को आजाद करना चाहते थे, लेकिन दोनों में कुछ वैचारिक मतभेद थे। जहां नरमपंथी यह मानते थे कि हम अनुनय के आधार पर, आग्रह के आधार पर अंग्रेजों से अपनी आजादी प्राप्त कर लेंगे, हाथ जोड़कर उनसे मांग लेंगे अपनी आजादी, बिना रक्तपात के, बिना हिंसा के, बिना क्रांति के। वहीं गर्म मिजाजी जो लोग थे, लाल बाल पाल का नाम आपने सुना है, ये लाल बाल और पाल अहिंसा के माध्यम से आजादी प्राप्ति की पक्षधर नहीं थे। इनका यह मानना था कि बिना क्रांति के, विद्रोह के आजादी मिल ही नहीं सकती और हमें इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना होगा, हमें इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहना है। इसलिए वो गर्म मिजाजी कहलाए, गर्म दल के लोग कहलाए। कालांतर में यहाँ की कहानी, भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय की कहानी का श्री गणेश होता है, उदय की कहानी जो सामने आती है वो 1885 से आती है, 1857 से आती है। 1857 से शुरू होकर 1947 तक, यानी लगभग 90 वर्षों तक हमारे देश के लोगों ने एकजुट होकर चरणबद्ध तरीके से संघर्ष किया। तदुपरांत 15 अगस्त 1947 को हिंद सरोवर में स्वतंत्रता का स्वर्ण कमल मुस्कुराया। आइए उन्हीं चरणों की चर्चा करते हैं। भारत में गांधी जी 1915 में आए। यहाँ है कि वेन डिड गांधी जी कम टू इंडिया, तो ये वर्ष है 1915। यानी गांधी जी कहाँ से आए भाई? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए। गांधी जी वकालत करते थे, आपको पता है। किसी वकालती कार्य से वकालत को छोड़ करके अफ्रीका चले गए और अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आए। तो क्या किया अफ्रीका में उन्होंने, क्या किया ये भी आप जानते हैं कि अफ्रीका में उन्हीं गोरों का औपनिवेशिक शासन था जो तरह तरह के अत्याचार किया करते थे। अफ्रीकी वासियों के समक्ष
भेदभाव करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उन्हें आदमी नहीं समझते थे। रंग के आधार पर दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की जो नीति है संपूर्ण संसार उससे अवगत है। ये गोरे भीतर से उतने ही काले थे जितने बाहर से गोरे थे। उन्होंने अपनी बस्ती बनाकर अफ्रीका वासियों के समक्ष भेदभाव का एक नया अध्याय शुरू किया। उन्हें वो बराबर का इंसान नहीं समझते थे, उनकी बस्ती अलग थी। वे जिस ट्रेन की बोगी में चलते थे उसमें अन्यों को अवसर नहीं मिलता था। कोई अफ्रीकी वासी वहां नहीं उस बोगी में यात्रा कर पाता था। जिस होटल में वे रहते थे दूसरों को नहीं रहने देते थे। तरह तरह के भेदभाव उनके मन में थे। गांधी जी ने जब वहां देखा, खुद गांधी जी को भी अंग्रेजों की उस भेदभाव वाली काली नीति का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन से उनके सामान फेंक दिए गए प्लेटफॉर्म पर। गांधी जी कभी किसी होटल में गए ठहरने, पता चला कि नहीं यहाँ अंग्रेज हैं इसलिए आपको स्थान नहीं मिल सकता। गांधी जी को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। रंग के आधार पर अंग्रेज भेदभाव करते हैं, ये नीति अच्छी नीति नहीं है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और रंग के आधार पर भेदभाव करना ईश्वर का अपमान करना है, मानवता को शर्मसार करना है, यह किसी दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। इसलिए गांधी जी ने अफ्रीका वासियों को एकत्रित किया और उन्हें कहा कि आप अंग्रेजी सरकार का विरोध कीजिए और उनसे बताइए कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने हमारे शरीर में एक ही प्रकार का लहू दिया है, रंग दिया है। लहू का एक ही रंग है लाल, इसलिए हम सभी एक हैं और हम ईश्वर के भी भेदभाव रंग के आधार पर नहीं चलने देने, यानी रंग के आधार पर भेदभाव की इस औपनिवेशिक नीति को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं, हम इसका विरोध करें। और इस प्रकार वहां गांधी जी ने सत्याग्रह का श्री गणेश किया। प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का श्री गणेश कहाँ किया, तो आप समझ गए होंगे, साउथ अफ्रीका में किया। और वहीं से उन्होंने सत्याग्रह का शंखनाद किया, अफ्रीका वासियों को एकता के सूत्र में बांधा और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत करने के लिए उन्हें मजबूर किया और वहां सत्याग्रह का श्री गणेश कर दिया। दूरदर्शी गांधी जी को यह समझते विलंब नहीं लगा कि भारत इन्हीं अंग्रेजों का गुलाम है। यह ठीक है कि आज हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल हमारे देश में भी अंग्रेज ऐसी ही नीति नहीं लाएंगे। आज जो अफ्रीका की स्थिति है कल भारत की स्थिति क्यों नहीं होगी। इसलिए इसी चिंतन से गांधी जी के हृदय प्रदेश में आजादी के बीज अंकुरित हुए और दूरदर्शी गांधी जी को यह समझते देर न लगी कि देश को आजाद करना बहुत आवश्यक है। यह हमारा पहला काम होना चाहिए, परम धर्म होना चाहिए, देशवासियों को जगाना चाहिए, ललकारना चाहिए और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए। इसी के लिए इन्हीं मनोभावों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। कब आए? 1915। और आते ही उन्होंने देशवासियों को अपने मनोभावों को बताया, देशवासियों से अपने विचार उनके समक्ष प्रकट किया, अपने विचारों को बताया, देशवासियों से शेयर किया, बताया कि भाई हम क्या चाहते हैं। और संयोग ऐसा रहा कि गांधी जी के आते ही उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर गांधी जी, कहा जाता है ना कि जो इच्छा धर ही मन माही, हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। गांधी जी के मन में जो था उसके प्रकटीकरण का अच्छा अवसर उन्हें मिल गया, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। और गांधी जी बिहार के चंपारण से, यानी भारत में बिहार राज्य के चंपारण से सत्याग्रह का श्री गणेश कर दिया। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का श्री गणेश किया और भारत में आकर उन्होंने बिहार के पश्चिमी चंपारण से सत्याग्रह का शंखनाद किया। देशवासियों को बताया कि सत्याग्रह बहुत जरूरी है
और सत्याग्रह के माध्यम से हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह के लिए केवल पश्चिम बंगाल को ही, क्या कहते हैं, पश्चिमी चंपारण को ही क्यों चुना? तो इसलिए चुना कि वहां दमनकारी बगान व्यवस्था थी अंग्रेजों की। वहां के किसान अंग्रेजों की नीति से तंग आ गए थे, वो परेशान थे। दमनकारी बगान व्यवस्था के विरुद्ध किसान बहुत जल्दी आ सकते थे, गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो सकते थे। इसलिए गांधी जी ने उसको चुना और सत्याग्रह का श्री गणेश बिहार के चंपारण से कर दिया। अब आगे क्या हुआ हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। सत्याग्रह के बाद खेड़ा आंदोलन कैसे हुआ, रॉलेट कैसे आया इस देश में, अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने विद्रोह कैसे किया, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन आज नहीं, अगले एपिसोड में। आज इतना ही।